वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो है उसका पाठ्यक्रम क्या है, जो 8 पेपर होते हैं उसमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आपको पढ़ना चाहिए। ये सामान्यतः सबको पता होगा, इसमें अगर जिन्हें नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ जो नए अभ्यर्थी हैं जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अभी से सिलेबस का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा है इसमें कुल 8 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होता है 150 अंकों का। दूसरा निबंध होता है 50-50 नंबर के 3 निबंध लिखने होते हैं, ये भी 150 अंक होता है। इसके बाद सामान्य अध्ययन प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये जो 5वां और 6वां सामान्य अध्ययन है ये यूपी से संबंधित पेपर होता है। तो कुल 8 पेपर होते हैं, 1500 इसका पूर्णांक होता है। इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होता है जो 100 अंकों का होता है और ये 1600 में जो मेरिट बनती है इसी आधार पर चयन होता है। एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, विभिन्न प्रकार के पद प्रदान किए जाते हैं। तो ये 8 प्रश्न जो पत्र जो होते हैं इसमें किन बिंदुओं से प्रश्न आते हैं, एक एक बिंदुओं को विस्तार से देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश देंगे, यही बताया गया कि ये प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, साक्षात्कार के बारे में, और ये बताया गया है कि मुख्य परीक्षा में आप कैसे उपस्थित होंगे। देखिए सामान्य हिंदी में कुल 5 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न दिए हुए खंड या फिर जो गद्य होता है इसका अवबोध हुआ प्रश्नोत्तर होता है, संक्षेपण होता है दूसरा। तीसरा पॉइंट सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। जो चौथा प्रश्न आता है इसमें शब्द ज्ञान का प्रयोग होता है। इसमें उपसर्ग प्रत्यय पहला होता है, विलोम शब्द दूसरा है, तीसरा वाक्यांश के लिए एक शब्द और चौथा होता है वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, पांचवा लोकोक्ति और मुहावरा। तो ये कुल मतलब इतने प्रकार के प्रश्न सामान्य हिंदी में आते हैं 150 अंकों का। अगला जो होता है, देखिए दूसरा पेपर जो होता है निबंध का, इसमें निबंध लिखना होता है हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू, जिस भाषा में आपको सुविधा है उस भाषा में लिख सकते हैं। निबंध के प्रत्येक प्रश्न में 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड में एक एक विषय पर 700 शब्दों के निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध के प्रश्न होंगे। जैसे खंड का जो है इसमें साहित्य और संस्कृति हो गया, सामाजिक क्षेत्र है, राजनैतिक क्षेत्र है, यहाँ से निबंध आते हैं। खंड ख जो रहेगा विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से जुड़ा निबंध है, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार। जो खंड ग है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, इससे संबंधित निबंध आएंगे। राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजना। तो ये 3 अलग अलग खंड है जहाँ से निबंध पूछे जाते हैं। अब जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है जीएस का, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर, इसमें भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल के कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से लेकर 1947। 1757 का मतलब जो प्लासी का युद्ध हुआ था यहाँ से लेकर के जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है यहाँ तक, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तिगत एवं समस्याएं इत्यादि, ये सब मतलब व्यक्तित्व समस्याएं ये सब आती हैं। स्वतंत्रता संग्राम, इनके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में से इसका योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक के बारे में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे विश्व के इतिहास में 18वीं से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हो गया, औद्योगिक क्रांति है, विश्व युद्ध, इसमें प्रथम और द्वितीय शामिल होगा, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फाशीवाद, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर अगला बिंदु जो होगा भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट महिला समाज एवं महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या एवं समाधान, उदारीकरण हो गया, निजीकरण है, वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज की अर्थ व्यवस्था एवं राज व्यवस्था समाज पर प्रभाव क्या होगा। तो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में। राजनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, जैसे जल, मिट्टी, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत से क्या संबंध है इसके बारे में। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री जलधारा, पवन, हिम, ये सब यहाँ से आते हैं। 12वां बिंदु भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता। मानव प्रवास, विश्व
की शरणार्थी समस्या भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, सीमांत एवं सीमाएं भारत उपमहाद्वीप के संबंध में, जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम। तो ये जो पेपर 1 होता है कुल 15 बिंदु से प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार पेपर 2 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पेपर 2 है, जैसे देखिए भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास हो गया, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। दूसरा बिंदु है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्तों का हस्तांतरण और उनकी चुनौती, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। चौथा बिंदु है शक्तियों का पृथक्करण, वाद निवारण तंत्र एवं संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग। तो ये अगला पॉइंट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट आता है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना। मतलब जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के साथ अन्य जो लोकतांत्रिक देश है उनके साथ भारत की तुलना की जाएगी। संसद और राज्य विधायिका, इनके संरचना, कार्य संचालन, शक्ति और विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक या अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली एवं उनकी भूमिका, जनहित याचिका जिसे कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। इसी प्रकार दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो देखिए जो 9वां बिंदु है यहाँ पर, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्ति, उनके कार्य और उनके उत्तरदायित्व, संवैधानिक विनियामक एवं विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग, इन सबसे जुड़े प्रश्न आते हैं। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन के मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी है ना, ICT, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। 12वां बिंदु इसमें विकास प्रक्रियाएं, जिसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक, इससे प्रश्न बनते हैं। 13वां बिंदु है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। जो अति संवेदनशील वर्ग है उनके लिए कल्याणकारी योजना क्या होगी और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान, निकाय इत्यादि। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन समिति के विषय में। 15वां बिंदु है गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ होता है। देखिए जो 16वां बिंदु है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष जैसे ई-गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, इनकी सफलता, ये सब। 17वां बिंदु है लोकतंत्र में उभरती एवं प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है। भारत एवं अपने पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंध कैसे, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित या फिर भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। 20 नंबर का बिंदु होगा भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। 21 नंबर का प्रश्न होगा मतलब जो 21वां बिंदु है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश एवं उनका कार्य भाग। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक घटनाक्रम। तो ये पेपर 2 होता है। इसी प्रकार पेपर 3 अगर हम देखेंगे तो पेपर 3 के महत्वपूर्ण बिंदु है भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, इसके बाद आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य, जो SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें मतलब क्या उपलब्धियां, क्या लक्ष्य, ये सब चीज। गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, सरकार के बजट के अवयव एवं वित्तीय प्रणाली, प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणनों, किसानों की सहायता हेतु तकनीकी, अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, इनका क्रियान्वयन कैसा है, परिसीमा क्या है, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडार, कृषि में तकनीकी अभियान, ये सब। प्रश्न संख्या मतलब इसमें जो पॉइंट 6वां होता है भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र, महत्व, स्थान निर्धारण, ऊर्ध्व एवं अधो प्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार किस प्रकार से हुआ है, ये 7वां बिंदु होता है। 8वां बिंदु जो बनेगा भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन एवं उनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव।
आधारभूत संरचना जैसे ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, इन सब के बारे में अगला बिंदु रहेगा। 10वां बिंदु है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति की दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है, ये चीज। 11वां बिंदु जो होता है इसमें आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्विअनुप्रयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियां। जो 12 नंबर का बिंदु है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की जागरूकता क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकारों में डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। जो 14 नंबर का बिंदु है या फिर 13 नंबर यहाँ पर है पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिक तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन। 14 नंबर का बिंदु आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा समन प्रबंधन। 15 नंबर का बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी, ये सब 15वें नंबर पर है। 16वें नंबर का बिंदु है भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, संगठित अपराध। 17 नंबर पर सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार एवं शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन। 18वां बिंदु है कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे। अब हम लोग पेपर 4 पर आएंगे तो पेपर 4 के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे नीति शास्त्र एवं मानव अंतता, यहाँ पे संबंध है, मानवीय क्रियाकलाप, ये सब चीजें। देखिए अभिवृत्ति जैसे अंतर्वस्तु संरचना, कार्य विस्तार, आचरण के परिक्षेप में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक एवं राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव एवं सहमति पैदा करना। तीसरा बिंदु जो है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वास्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। संवेगात्मक बुद्धि में अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों के योगदान। इसी प्रकार दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला पॉइंट है लोक प्रशासन में लोक, सिविल सेवा, मूल्य एवं नीति शास्त्र। तो यहाँ पर नीति शास्त्र से जुड़े प्रश्न बनेंगे। जैसे देखिए समस्याएं और स्थिति क्या है, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार और दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनिमय, अंतरात्मा, जवाबदेही, नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, ये सब बिंदु होते हैं। 7वां बिंदु है शासन व्यवस्था में ईमानदारी। देखिए लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था, ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, ये सब यहाँ पर होते हैं। और 8वां उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन मतलब केस स्टडी। इसके बाद जो पेपर 5 होता है ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, ये सब। तीसरा पॉइंट है भारत के स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 के पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, इसमें सामाजिक संरचना जैसे त्योहार हो गया, मेला है, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, बोली, इन सबसे प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था मतलब शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं जैसे लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र। उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड जैसे राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग। 9वां बिंदु जो यहाँ पर है, 9वां बिंदु है उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन जैसे शहरी एवं पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार मुद्दे। उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के मुद्दे जैसे उग्रवाद हो गया, बाहरी और आंतरिक जो नेटवर्किंग साइट है इससे हो गया, साइबर सुरक्षा से हो गया, विभिन्न प्रकार का सुरक्षा बल और एजेंसी, सीमावर्ती सुरक्षा और उसकी चुनौतियां। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस प्रकार से, नागरिक सुरक्षा की बात है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, इसके बाद भारत के विकास में क्या योगदान है, समसामयिक घटनाएं मतलब जो करंट में चल रही है, जल शक्ति मिशन हो गया, गैर सरकारी संस्थाएं जो एनजीओज होती हैं उनका योगदान और क्या प्रभाव होते हैं,
पर्यटन हो गया। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। अब जो अंतिम पेपर है ये यहाँ पर देखिए, जो जीएस का 6वां पेपर है और पीसीएस मेंस का लास्ट पेपर। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य मतलब अर्थव्यवस्था के आधार पर किस प्रकार से इसका विभाजन है। उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन। उत्तर प्रदेश में निवेश जो मुद्दे हैं इसका प्रभाव है। लोक वित्त, राजकोषीय नीति संबंध मतलब अर्थ से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का नियोजन और प्रबंधन। जनांकिकी, जनसंख्या और जनगणना। उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन। उत्तर प्रदेश में नवीन वानिकी नीति, इन सब पर प्रश्न बनेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जैसे जो कृषि विविधता है, कृषि की समस्या हो गया, विकासीय सूचकांक है, इसका भौगोलिक संरचना हो गया, जलवायु, खनिज, अपवाह प्रणाली, वनस्पति, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, परिवहन तंत्र हो गया, औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, प्रदूषण, पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मृदा, वायु, इन सब से जुड़े प्रश्न, जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रश्न आते हैं। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके बारे में, विज्ञान, तकनीकी। उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कृषि क्षेत्र जैसे अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, यहाँ से प्रश्न आएंगे। और सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। तो ये कंप्लीट सिलेबस रहा जो यूपी पीसीएस मेंस का होता है। तो साथियों, अगर आप मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।